हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों 5th यूनिट चल रही थी अपनी लेज़र एंड होलोग्राफी। और उस लेज़र और होलोग्राफी मैंने आपको लास्ट क्लास में लेज़र के बारे में बताया था, प्रकाश का प्रवर्धन बताया था, मैंने एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट बताया था, या उसको अपन क्या कहते हैं, उसको गुहिका अनुनाद भी कहते हैं। गुहिका अनुनाद भी उसे कहते हैं, किस प्रकार से प्रकाश का प्रवर्धन होता है। इसके बाद आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे बच्चों पहली जो प्रथम लेजर थी रूवी लेजर। रूवी लेजर पहली लेजर थी, फर्स्ट लेजर रूवी लेजर बनी। और रूवी लेजर में सबसे पहले अपन इसका पढ़ेंगे बड़ा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट, फिर इसका प्रिंसिपल और वर्किंग पढ़ेंगे। तो रूवी लेजर सबसे पहले इसका आविष्कार कब हुआ बच्चों, उस दिन बता दिया था मैंने वैसे आपको, 1960 में पहली लेजर या प्रथम लेजर बनी रूवी लेजर। और इसका आविष्कार किसने किया बच्चों? मैमन ने। किसने आविष्कार किया इसका? मैमन नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया। पहली लेजर थी रूवी लेजर, 1960 में बनी और मैमन ने इसका आविष्कार किया था। इस लेजर में बच्चों सक्रिय पदार्थ के रूप में रूवी क्रिस्टल की छड़ कार्य करती है। सक्रिय पदार्थ के रूप में इसमें कार्य क्या करती है? रूवी क्रिस्टल की छड़ Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की छड़ को इसको सक्रिय पदार्थ के रूप में अपन काम में लेते हैं। और अनुनादी गुहिका के रूप में भी रूबी क्रिस्टल की छड़, जिसके दोनों सिरों पर वृत्ताकार एक पूर्ण परावर्तक और दूसरा आंशिक परावर्तक दर्पण लगा रहता है। रूबी क्रिस्टल की ही छड़ लेते हैं अपन अनुनादिक गुहिका के रूप में। दो दर्पण लगे रहते हैं, वृत्ताकार दर्पण, एक पूर्ण परावर्तक होता है और दूसरा कैसा होता है? आंशिक परावर्तक होता है। चलो सबसे पहले मैं बताऊं इसकी बच्चों बनावट। रूबी क्रिस्टल का कंस्ट्रक्शन या बनावट। बनावट की बात करें अपन बच्चों तो चित्र अनुसार इसकी बनावट होती है। इसमें क्या होता है बच्चों? रूबी क्रिस्टल में एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की Al2O3 की छड़ होती है, बेलनाकार छड़ होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। और इसका एक दर्पण होता है बच्चों पूर्ण परावर्तक दर्पण। और दूसरा दर्पण होता है बच्चों जिसकी 90% तक तो होती है परावर्तन क्षमता और 10% तक होती है 10% लगभग पारगमन क्षमता। और इस दर्पण को अपन कहते हैं आंशिक परावर्तन दर्पण। ये रूबी की छड़ है बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, रूबी की छड़, रूबी की बेलनाकार छड़। इसको बच्चों एक कांच की नली के अंदर रखा जाता है। इस रूबी की छड़ को किसके अंदर रखा जाता है? कांच की नली के अंदर। रूबी की छड़ को अपन कांच की नली के अंदर रखते हैं और इस कांच की नली के चारों ओर एक क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका लपेट देते हैं। और इस क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका को पावर सप्लाई या शक्ति प्रदायक से जोड़ दिया जाता है। यानी इसके चारों ओर कैसी नली लपेट देते हैं बच्चों अपन? एक जीनोन की क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका, जीनोन गैस से भरी हुई क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका।
जीनॉन गैस से भरी हुई क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका लपेट देते हैं। और बच्चों इस क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका के दोनों सिरों को अपन किससे जोड़ देते हैं? पावर सप्लाई से या बैटरी से जोड़ देते हैं। और इस पूरे सिस्टम को अपन किसके? शीतलन तंत्र। शीतलन तंत्र क्या होता है? जिससे कि इसमें जो ऊष्मा निकले वो ठंडी हो जाए, इसके चारों ओर पानी का प्रवाह करते हैं और ये व्यवस्था होती है शीतलन तंत्र। और ये अपने लिए लेजर पुंज इस प्रकार से प्राप्त होता है। और ये कंप्लीट बनावट है बच्चों रूवी लेजर का सांकेतिक चित्र। ये है आपका रूवी लेजर। इसके डायग्राम से आप समझ गए होंगे बच्चों रूवी लेजर में क्या होता है। कार्यकारी अवयव एक गुलाबी रूवी की बेलनाकार छड़ होती है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की छड़ होती है। और इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड या गुलाबी मानक की एक छड़ को अपन किसके रूप में लेते हैं? रूवी की छड़ को जो क्या बनता है बच्चों, इसके अंदर अपन ने देखा था ऑप्टिकल कैविटी के रूप में, प्रकाशिक गुहिका के रूप में यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, या सक्रिय माध्यम के रूप में अपन रूवी की छड़ लेते हैं Al2O3 की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। एल्युमिनियम ऑक्साइड की छड़ में इस प्रकार की छड़ लेते हैं बच्चों अपन उसमें कि इस क्रिस्टल जालक के एल्युमिनियम के कुछ परमाणुओं के स्थान पर क्रोमियम के आयन प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। अपन इसमें लेते हैं रूवी क्रिस्टल की छड़ लेते हैं और एल्युमिनियम के आयनों के स्थान पर किसके? क्रोमियम के आयनों का क्या करते हैं? कुछ आयनों का प्रतिस्थापन कर देते हैं। अशुद्धि के रूप में मैं बताऊं आपको, एल्युमिनियम आयनों में क्रोमियम आयन, एल्युमिनियम परमाणुओं की जगह क्रोमियम आयन अशुद्धि के रूप में इसमें मिला देते हैं। और अशुद्धि की मात्रा इसमें बहुत अल्प मात्रा में, लगभग 0.5%, यानी क्रोमियम आयनों की जो सांद्रता है वो लगभग, क्रोमियम आयनों की सांद्रता लगभग 0.5% रखी जाती है। अच्छी लेजर के लिए क्रोमियम आयनों की सांद्रता लगभग 0.5% तक ही रखी जाती है। और क्रिस्टल का गुलाबी रंग भी इन्हीं क्रोमियम आयनों के कारण होता है। गुलाबी मानक किसे कहते हैं? गुलाबी मानक में जो इसका रंग गुलाबी होता है वो गुलाबी रंग भी किसके कारण होता है बच्चों? इस रूवी क्रिस्टल का गुलाबी रंग इन्हीं क्रोमियम आयनों के कारण होता है। यानी इसमें अपन रूवी की सक्रिय माध्यम के रूप में रूवी की एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की छड़ लेते हैं और उस छड़ में एल्युमिनियम के परमाणुओं के स्थान पर अति अल्प मात्रा में क्रोमियम के आयनों को क्या कर दिया जाता है बच्चों? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब बात बताऊं आपके लिए, इसमें रूवी लेजर में रूवी की छड़ जो ली जाती है वो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी, रूवी छड़ की लंबाई जो अपन सक्रिय माध्यम के रूप में ले रहे हैं, रूवी छड़ किसके रूप में ले रहे हैं? सक्रिय माध्यम के रूप में ले रहे हैं। और इस छड़ की लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 सेंटीमीटर। इस छड़ की लंबाई, रूवी की छड़ की लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास लगभग 1 सेंटीमीटर लिया जाता है। और ये सक्रिय पदार्थ के रूप में कार्य करती है, यानी इसका व्यास, लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना लिया जाता है बच्चों? लगभग 1 सेंटीमीटर। यानी ये रूवी की जो छड़ ली है अपन ने सक्रिय पदार्थ के रूप में, ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर व्यास की ली जाती है। इस छड़ के दोनों सिरों पर प्रकाशीय समतल वृत्ताकार एक दूसरे के समांतर कांच के दर्पण लगे हुए होते हैं। प्रकाशीय समतल होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं
और ये कांच के दर्पण बच्चों एक पूर्ण परावर्तक होता है और दूसरा कैसा होता है, आंशिक परावर्तक होता है। यानी पूर्ण परावर्तक जो दर्पण है वो जो अपन ने एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट देखा, प्रकाश का प्रवर्धन, उसमें जो एक दर्पण होता है पूर्ण परावर्तक उसी तरह कार्य करता है। यानी ये 100% क्या कर देता है, परावर्तन कर देता है। और जो दूसरा आंशिक परावर्तक दर्पण है बच्चों, वो आंशिक परावर्तक दर्पण का कार्य क्या है, आंशिक परावर्तक दर्पण भी परावर्तित करता है परमाणुओं को। यानी ये किसका कार्य करेगा, ये कार्य करेगा अपना वही जो पढ़ा था अपन ने अनुनादिक, जो पढ़ा था अपन ने एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट या अनुनाद गुहिका। तो इधर से परावर्तित होकर इधर जाएंगे फोटोन और इधर से इधर आएंगे। जब इनकी तीव्रता बढ़ जाएगी, जब इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उस स्थिति में ये लगभग 90% परावर्तन और 10% पारगमन गुणांक वाला होता है। तो फिर इससे लेजर पुंज के रूप में ये बाहर निकलते हैं और इस प्रकार से इसके दूसरे सिरे यानी दर्पण M2 जो ये लगा हुआ है आंशिक परावर्तक दर्पण, इससे लेजर पुंज के रूप में ये बाहर निकलते हैं। इस संपूर्ण रूवी की छड़ को एक कांच की नली के भीतर रखते हैं जिसमें कुंडली के रूप में जीनॉन गैस से भरी हुई क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका लिपटी हुई होती है। क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका को शक्ति प्रदायक से जोड़कर, पावर सप्लाई से जोड़कर क्या किया जाता है, इसको शक्ति प्रदान की जाती है। अब मैं आपको बता दूं, ये जीनॉन की क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका है, ये पावर सोर्स के रूप में कार्य करती है, यहाँ पर ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है और इसे बैटरी से जोड़ देते हैं अपन। तो क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, ये क्या करती है बच्चों, कंटिन्यू विसर्जन नहीं करती है। ये जो फोटोन का विसर्जन करती है ये रुक रुक के करती है, इसलिए इसे क्षण दीप्ति, क्षण भर के लिए दीप्त होती है, फोटोन उत्सर्जित करती है फिर रुक जाती है, इसलिए इसे क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका कहते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा स्रोत के रूप में इस नली के चारों ओर क्या करते हैं अपन, क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका को रख देते हैं। चूंकि इसमें क्या है, रूवी लेजर जब उत्पन्न होता है तो इस स्थिति में इसमें ऊष्मा उत्पादित होती है, गर्म हो जाता है। तो इसके लिए इसके चारों ओर क्या करते हैं बच्चों, रूवी लेजर में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस ऊष्मा को हटाने के लिए कांच की नली, ये वाली अपन ने नली ली है, ये कौन सी नली है, ये बड़ी वाली, ये कांच की नली है। इस कांच की नली के चारों ओर पानी के प्रवाह की व्यवस्था कर देते हैं। इस कांच की नली के चारों ओर पानी के प्रवाह की व्यवस्था कर देते हैं जिससे कि उत्पन्न ऊष्मा को हटाया जा सके। तो बच्चों आप इसकी बनावट समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं बता दूं, रूवी लेजर की बनावट में अपन सबसे पहले इसमें सक्रिय पदार्थ के रूप में रूवी क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक छड़ होती है जिसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर और लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर और लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की ये छड़ होती है। इस छड़ के दोनों सिरों पर 2 प्रकाशीय समतल दर्पण लगे होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक पूर्ण परावर्तक होता है और दूसरा आंशिक परावर्तक होता है। इस रूवी की छड़ को एक कांच की नली के भीतर रखते हैं और कांच की नली के चारों ओर क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका, जीनॉन गैस से भरी हुई क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका लपेट देते हैं और ये क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका को पावर सप्लाई से अपन जोड़ देते हैं। इसमें उत्पन्न ऊष्मा को हटाने के लिए शीतलन तंत्र की व्यवस्था होती है। ये इसकी क्या है बच्चों, बनावट है। अब बात करते हैं अपन इसके सिद्धांत की। इसका प्रिंसिपल देखिए, सिद्धांत देखो बच्चों, रूवी लेजर के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल, तो इसमें जो अशुद्धि के रूप में अपन क्या क्रोमियम आयन ले रहे हैं, कौन से आयन ले रहे हैं बच्चों, क्रोमियम आयन ले रहे हैं। रूवी लेजर में एल्युमिनियम ऑक्साइड की छड़ सक्रिय माध्यम एवं प्रकाशिक गुहिका का कार्य करती है। रूवी क्रिस्टल में क्रोमियम आयन के ऊर्जा स्तरों में, रूवी क्रिस्टल में रूवी क्रिस्टल में
क्रोमियम आयनों के ऊर्जा स्तर की बात करें अपन तो बच्चों कैसे होते हैं, इसमें मूल ऊर्जा स्तर होता है बच्चों E1। समझ लेना एक बार, क्रोमियम आयन के अपन ऊर्जा स्तरों की बात करें तो मूल ऊर्जा स्तर होता है E1। ये कौन सा है, मूल ऊर्जा स्तर। इसके ऊपर बच्चों दो चौड़े बैंड होते हैं एनर्जी के ही ऊर्जा स्तर या एनर्जी बैंड होते हैं 3A और 3V। कौन कौन से बैंड होते हैं बच्चों, दो चौड़े बैंड होते हैं 3A एवं 3V। और इन चौड़े बैंडों के नीचे सतत ऊर्जा स्तर या मेटास्टेबल स्टेट्स या मित स्थायी स्तर 2 या E2 स्थित होता है। ये क्या है, ये है क्रोमियम आयनों के ऊर्जा स्तर। क्रोमियम आयनों के ऊर्जा स्तर की बात करें तो सबसे पहला इसमें मूल ऊर्जा स्तर होता है E1 और इस E1 ऊर्जा स्तर के ऊपर दो चौड़े बैंड 3A एवं 3V स्थित होते हैं। 3A के नीचे दो विविक्त ऊर्जा स्तर विद्यमान होते हैं। विसर्जन नलिका से प्राप्त हरे व नीले रंग के प्रकाश का अवशोषण करके क्रोमियम आयन किसमें चले जाते हैं बच्चों, इन 3A व 3V, इन जो चौड़े बैंड हैं इसके ऊपर इन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। हरे रंग व नीले रंग के आयनों का अवशोषण करके। देखना ये 3A ऊर्जा स्तर है 3A और ये है बच्चों 3V। तो इसमें से कुछ तो चले जाएंगे 3A में और कुछ चले जाते हैं बच्चों 3V में। 5600 एंगस्ट्रॉन्ग प्रकाश, 5600 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करके कहाँ चले जाते हैं क्रोमियम आयन, 3A ऊर्जा स्तर में। और 4100 एंगस्ट्रॉन्ग के प्रकाश का अवशोषण करके ये क्रोमियम आयन उच्च ऊर्जा स्तर 3B में चले जाते हैं। यानी 5600 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब हरे रंग का प्रकाश या ग्रीन, और 4100 मतलब ब्लू। 4100 एंगस्ट्रॉन्ग या ब्लू रंग के प्रकाश का अवशोषण करके ये कहाँ चले जाते हैं, 3B में चले जाते हैं। यानी क्या होता है, विसर्जन नलिका से, क्षणदीप्ति विसर्जन नलिका से हरे रंग एवं नीले रंग के प्रकाश का अवशोषण करके क्षणदीप्ति जो विसर्जन नलिका है उससे जब अपन पावर सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसमें से क्या होंगे, लाइट इमिशन होगा, उत्सर्जित होगी। उस उत्सर्जित लाइट में से ये क्रोमियम आयन हरे रंग का प्रकाश का अवशोषण करके 3A में और नीले रंग के प्रकाश का अवशोषण करके 3V में चले जाते हैं। ये उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं बच्चों। इनमें परमाणु का जीवन काल होता है लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड। कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻8 सेकेंड। अब ये यहाँ से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कैसे गए, आप बताओगे मुझे। निम्न ऊर्जा स्तर है E1 मूल ऊर्जा स्तर है, और ये 3A और 3V कैसे हैं बच्चों, उच्च ऊर्जा स्तर है। तो 3A और 3V उच्च ऊर्जा स्तर में मूल ऊर्जा स्तर से ये कैसे गए, ये गए बच्चों इनको जब अपन ने ऊर्जा दी। ऊर्जा कैसे दी, इन पर क्या आपतित कराया मैंने, प्रकाश विकिरण आपतित कराए। उन विकिरणों का, प्रकाश ऊर्जा का इसने क्या किया, एब्जॉर्बेशन, अवशोषण, और अवशोषण करके ये उच्च ऊर्जा स्तर में गए। यानी ये निम्न ऊर्जा स्तर से प्रकाश का, ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में गए, और इसे क्या कहते हैं अपन, पंपन कहते हैं। बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा देकर निम्न ऊर्जा स्तर से परमाणुओं को उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं, पंपन। यानी जब क्षणदीप्ति विसर्जन नलिका को अपन किससे, पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं तो उससे जो लाइट एमिट होती है, उत्सर्जित होती है, उसका एब्जॉर्बेशन करके क्रोमियम आयन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। और यहाँ इनका लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड के बराबर। कितना, 10⁻⁸ सेकेंड के बराबर।
अब यहां से क्या करते हैं, 3A और 3V से जो उच्च ऊर्जा स्तर है 3A और 3V, इनमें से ये परमाणु क्या करते हैं, ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जित करते हैं बच्चों। डेल ई, यहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड रखेंगे और ऊष्मीय विकिरणों का उत्सर्जन करके किस में आ जाते हैं, ये मित स्थायी स्तर 2 में आ जाते हैं। ऊष्मीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का क्या करते हैं बच्चों, ये उत्सर्जन करते हैं और उत्सर्जन करके किस में आ जाते हैं बच्चों, ये ऊर्जा स्तर 2 में आ जाते हैं। 3A और 3V से ये सतत जो बैंड हैं 2 के, इनमें ये आ जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पंपन से अपन ने उच्च ऊर्जा स्तर में भेज दिए। यहाँ इनकी लाइफ टाइम कितनी है बच्चों, 10⁻⁻8 सेकेंड। और अपन लगातार पंपन को रखेंगे, यहाँ ये परमाणु इतने ही रुकते जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। समझना बात को। ये है बच्चों आपका ऊर्जा स्तर 2 और इसको अपन कहते हैं मित स्थायी स्तर। कौन सा स्तर, मेटा स्टेबल स्टेट्स, मित स्थायी स्तर। मित स्थायी स्तर में परमाणु का जीवन काल लगभग मिली सेकेंड के बराबर 10⁻³ to 10⁻⁴ सेकेंड होता है। यानी इस मित स्थायी में परमाणु का जीवन काल उच्च ऊर्जा स्तरों की तुलना में लगभग 10⁵ गुना ज्यादा होता है। मित स्थायी ऊर्जा स्तर में परमाणु का जीवन काल उच्च ऊर्जा स्तर की तुलना में लगभग 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। यानी 3A और 3V की तुलना में इन मेटा स्टेबल स्टेट्स में परमाणु कितना रोकेगा बच्चों, इनकी तुलना में परमाणु यहाँ लगभग 1,00,000 गुना 10⁵ गुना टाइम ज्यादा रोकेगा। अब बच्चों मैं पंपन लगातार कराता रहूंगा, बाह्य ऊर्जा लगातार दे रहा हूं, तो इस स्थिति में परमाणु यहाँ से यहाँ जाते जाएंगे और यहाँ तो अल्प समय 10⁻⁻8 सेकेंड ही रोकेंगे और विकिरणों का उत्सर्जन करके तुरंत किस में आते जाएंगे, ये जो ऊर्जा स्तर है 2 या E2 दे लो इसे, मित स्थायी स्तर, इसमें आते जाएंगे E2 में। यहाँ बच्चों परमाणु का जीवन काल इसकी तुलना में 1,00,000 गुना ज्यादा है। अब जब मैं पंपन लगातार करता रहूंगा, ऊर्जा लगातार देता रहूंगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब मित स्थायी स्तर में क्या होगा बच्चों, मित स्थायी स्तर में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति इसके कंपेयर में नहीं करेंगे अपन करेंगे ये उच्च ऊर्जा स्तर हो गया मित स्थायी स्तर और ये मूल ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर हो गया। तो परमाणु को अपन ऊर्जा लगातार ये क्रोमियम आयनों को दे रहे हैं, ये इसमें जाएंगे, यहाँ तो कम समय रोकेंगे लेकिन यहाँ ज्यादा रोकने के कारण यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी बच्चों जब मैं लगातार ऊर्जा देता जाऊंगा, पंपन लगातार कराता जाऊंगा, तो अनवरत रूप से पंपन कराने पर क्या होगा, ऊर्जा स्तर 2 में मेटा स्टेबल स्टेट्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी मित स्थायी स्तर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब मित स्थायी स्तर में या मेटा स्टेबल स्टेट्स में जनसंख्या प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है कि उच्च ऊर्जा स्तर में संख्या ज्यादा हो जाएगी परमाणुओं की और निम्न में कम। यानी इसमें परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी इस ऊर्जा स्तर 2 में और 1 में रह जाएगी कम। इस स्थिति को अपन कहते हैं बच्चों पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या प्रतिलोमन। और जब जनसंख्या प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी बच्चों, तो उस स्थिति में काय की स्थिति उत्पन्न होगी, जनसंख्या प्रतिलोमन स्थिति उत्पन्न होने पर काय की प्रधानता हो जाएगी, उद्दीपित उत्सर्जन की, प्रेरित उत्सर्जन की प्रधानता हो जाएगी। और फिर जब जनसंख्या प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो उद्दीपित या प्रेरित उत्सर्जन की प्रधानता हो जाएगी और उद्दीपित या प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा 6,943 एंगस्ट्रॉम और 6,929 एंगस्ट्रॉम के फोटोन उद्दीपित उत्सर्जन से अपने लिए प्राप्त होते हैं। उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा 6,943 एंगस्ट्रॉम और 6,929 एंगस्ट्रॉम के फोटोन अपन को प्राप्त होते हैं। यानी लेजर किरणों के रूप में ये फोटोन अपने लिए प्राप्त होते हैं।
और किससे? उद्दीपित उत्सर्जन से प्राप्त होते हैं। 6929 और 6943 में भी 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों की क्या होती है बच्चों? संख्या अधिक होती है। 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोन 6929 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों की तुलना में लगभग कितने होते हैं? लगभग 1.5 गुना होते हैं। यानी उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकता 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों के लिए 6929 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों की तुलना में 1.5 गुनी अधिक होती है। इनकी प्रोबेबिलिटी 1.5 गुना अधिक होने के कारण कितना? 1.5 मल्टीपल अधिक होने के कारण क्या करते हैं अपन बच्चों? 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों को क्या कर लेते हैं? ट्रिगर कर लेते हैं और अपने लिए 6943 एंगस्ट्रॉम की क्या प्राप्त होती है? लेजर बीम प्राप्त होती है। ये हुआ इसका बच्चों प्रिंसिपल। ये क्या हुआ? इसका सिद्धांत हुआ। इस प्रकार से अपन इस सिद्धांत के तहत क्या करते हैं बच्चों? 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोनों का लेजर के रूप में प्राप्त करते हैं। अब रही इसकी बच्चों कार्यविधि, और इसके बाद दूसरी लेजर है आपकी हीलियम नियॉन लेजर, उसे अगली क्लास में पढ़ाएंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।